गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे गति के समीकरण ग्राफीय विधि से। तो देखिए, ग्राफीय विधि से हम निरूपित कर रहे हैं। तो हमने ये लिया मूल बिंदु O, ये मूल बिंदु O है, ये हमने खींच दी एक्स अक्ष। अब हमने एक्स अक्ष खींचने के बाद हम गति के बारे में निरूपण करेंगे। तो जब कोई वस्तु एक समान वेग से चलती है, हम यहाँ पे कौन सा वेग ग्राफ खींच रहे हैं? पहले समीकरण के लिए हम खींचेंगे वेग समय ग्राफ, वेग समय संबंध समीकरण। पहला समीकरण क्या कहलाएगा? वेग समय संबंध समीकरण। तो देखिए, ये मूल बिंदु है, तो ये हम लिखेंगे माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान हो और बिंदु A तक प्रारंभिक वेग u से गति करती है। बिंदु u के दौरान समय t के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। समय t के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है t समय के साथ, और वस्तु बिंदु B पर पहुंच जाती है और यहाँ पर इसका वेग क्या हो जाता है? v हो जाता है। तो एक समान दर A, तो इससे क्या होता है? वस्तु के समय t के साथ जब वस्तु का वेग बदलता है, u से v होता है, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? त्वरण A उत्पन्न हो जाता है। तो बिंदु B पर दो लंब BC और B क्रमशः समय वेग अक्षों पर खींचे गए हैं। तो प्रारंभिक वेग OA के द्वारा, अंतिम वेग BC के द्वारा, समय अंतराल T OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रारंभिक वेग को OA के द्वारा, अंतिम वेग को AB के द्वारा और समय अंतराल T को BC के द्वारा, समय अंतराल T को OC के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो देखिए, प्रारंभिक वेग OA को के द्वारा, प्रारंभिक वेग को OA के द्वारा निरूपित किया गया है। अंतिम वेग को BC के द्वारा, अंतिम वेग काय के द्वारा निरूपित किया गया है? BC के द्वारा निरूपित किया गया है। समय को काय के द्वारा, इधर हम AD लिख सकते हैं, या फिर OC के द्वारा निरूपित किया गया है। तो हम लिखेंगे अंतिम वेग को BC के द्वारा निरूपित किया गया, तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा? V। OA इक्वल टू कितना हो जाएगा? U। OC इक्वल टू AD इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो गया समय T। अब हम लिखेंगे BC बराबर BD प्लस CD। ठीक है, BC का मान हमने क्या रखा है? V इक्वल टू BD प्लस CD को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, CD का के इक्वल होगा OA के, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? BD प्लस OA का मान U। तो BD बराबर कितना निकल के आएगा? U को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? V माइनस U। अब हम लिखेंगे त्वरण की परिभाषा से, तो लिखेंगे त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। तो देखिए, वेग परिवर्तन क्या है कि इक्वल होगा BD के। क्यों? यहाँ तो प्रारंभिक वेग U था, जी अंतिम वेग पूरा BC है, तो इसको लेस करेंगे तो BD क्या कहलाएगा? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल कितना होगा? OC। तो क्या हो जाएगा? V माइनस U अपॉन T। निकाल के इक्वल है, त्वरण A के, तो A इक्वल टू कितना है? V माइनस U अपॉन T, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो V माइनस U बराबर AT। U को साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? V बराबर U प्लस AT। यह पहला समीकरण हो गया है। तो पहला समीकरण हमारा ये क्या आ गया? V बराबर U प्लस AT। U को इस साइड लेगा। तो अब देखिए, ये क्या है? वेग V और समय T के बीच संबंध का समीकरण है। तो इस ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक एक्स अक्ष खींची, एक वाई अक्ष खींची, मूल बिंदु हो लिया। अब हमने कहा कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गतिमान है, तो हम बिंदु A पर पहुंच गए। फिर t समय के बाद वस्तु के वेग में और समय में परिवर्तन होता है, वस्तु बिंदु B पर पहुंच जाती है। तो अंतिम वेग BC बराबर V
प्रारंभिक वेग OA या CD बराबर U, समय अंतराल OC या AD बराबर T से निरूपित करेंगे। अतः क्या हो जाएगा, BC बराबर BD प्लस CD। CD का के इक्वल होगा OA के, तो B बराबर BD प्लस OA, तो B बराबर BD प्लस U, तो BD बराबर B माइनस U। अब त्वरण की परिभाषा क्या है, वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग में कितना परिवर्तन हो रहा, OA या CD पर एक समान वेग से, अंतिम वेग का क्या हो रहा, BC तक। तो हम क्या करेंगे, इसे लेस करेंगे तो BD बचेगा। तो BD को क्या लिखेंगे, V माइनस U बटे OC समय T, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण बन गया V बराबर U प्लस AT। अब दूसरा समीकरण है समय दूरी संबंध समीकरण। तो यदि हम मान लें कि कोई वस्तु एक समान त्वरण A से T समय में S दूरी तय करती है, तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ AB के नीचे घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल द्वारा प्राप्त की जा सकती है। हम यदि यह मान लें कि दूसरा समीकरण देखिए, दूसरे समीकरण में समय दूरी और संबंध समीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो समय संबंध दूरी समीकरण में वस्तु हमने मान लिया, वस्तु एक समान त्वरण A से T समय में S दूरी तय करती है। तो वस्तु द्वारा तय की गई जो S दूरी है वह काय के बराबर होगी, OABC के क्षेत्रफल के बराबर होगी। अब हम देखेंगे OABC द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या है, एक त्रिभुज है और एक आयत है। तो हम लिखेंगे वस्तु द्वारा तय दूरी S बराबर OABC द्वारा घिरा क्षेत्रफल, तो S बराबर आयत AOCD का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। तो S बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई OC गुणे चौड़ाई OA, तो OC इंटू OA। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 क्या हो जाएगा, आधार तो AD गुणे लंब तो क्या हो जाएगा BD। अब हम देखेंगे OC का मान हमने क्या रखा था पहले T, OA का मान कितना है U, 1/2 AD बराबर कितना है T, ADT समय, और BD बराबर कितना था, पिछले सवाल में देखा था BD की वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा V है, ये इतना U है, तो ऊपर क्या बचेगा V माइनस U, तो BD का के बराबर होगा V माइनस U के बराबर। अब हम समीकरण 1 में हमने क्या रखा था, V माइनस U बराबर AT था। समीकरण 1 से हम V माइनस U बराबर AT यहाँ पे रख देंगे, तो S बराबर क्या हो जाएगा UT प्लस 1/2 AT इंटू T, तो S बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। यह हमारा गति का दूसरा समीकरण है और संबंध है या इकाई में समय और दूरी के बीच में। तो इस समीकरण में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना किसी वस्तु ने या कोई वस्तु एक समान त्वरण A से गतिमान है और वस्तु T समय में S दूरी तय करती है। अतः S दूरी तय करने में वस्तु द्वारा घिरा क्षेत्रफल, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी घिरे क्षेत्रफल OABC के बराबर होगी। अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या लिख देंगे, OABC द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो OABC द्वारा घिरा क्षेत्रफल क्या है, एक त्रिभुज है और एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल इनके मान रख दिए और हमने इन्हें सॉल्व कर दिया। आगे देखेंगे तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण देखेंगे वेग स्थिति के लिए संबंध समीकरण। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण A से T समय में, वस्तु के द्वारा एक समान त्वरण A से T समय में तय दूरी S को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज द्वारा घिरे क्षेत्रफल से प्रदर्शित किया गया है। क्या लिखेंगे, एक समान त्वरण A से T समय में तय की गई दूरी S को ग्राफ के नीचे समलंब चतुर्भुज AOBC के द्वारा घिरे क्षेत्रफल से प्रदर्शित किया गया है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, S बराबर समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल। तो S बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी होंगी,
ओ ए प्लस बी सी गुणे बीच की दूरी। तो बीच की दूरी क्या कहलाएगी? ओ सी। तो एस बराबर 1/2 ओ ए का मान यू, बी सी का मान बी, ओ सी का मान टी। तो एस बराबर क्या हो जाएगा? यू प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। अब देखो हम समीकरण 1 से क्या करेंगे? b माइनस यू बराबर ए टी या t बराबर b माइनस यू अपॉन ए। एस बराबर u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी में रखने पर, तो हम इसमें t का मान रखेंगे तो एस बराबर कितना हो जाएगा? u प्लस बी अपॉन 2, तो ये u b माइनस यू, b माइनस यू अपॉन 3। अब देखिए हम इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो s बराबर कितना हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, नीचे 2 का m है तो 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 2as। यह हमारा गति का तीसरा समीकरण हो गया है। तो हमारे गति के तीनों समीकरण हम समझ गए हैं। पहला समीकरण हमने क्या निकाला था? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या निकाला था? s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या निकाला है? v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यह गति के तीनों समीकरण हम गति और स्थितियों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं और इन्हीं की सहायता से हम इस लेसन के जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आइए एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। आगे लिखा है गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद यह कितनी दूरी तय करेगी? गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद यह कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए त्वरण a बराबर कितना दिया है? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितनी दूरी तय करेगी मतलब s का मान निकालना है। t बराबर कितना दिया है? 10 सेकंड। गति प्रारंभ करने के 10 सेकंड बाद मतलब प्रारंभिक वेग क्या है? 0। तो अब हम लगाएंगे गति के ये चारों मान कौन से समीकरण में दिखाई देते? तो दूसरे में, गति के दूसरे समीकरण से, गति के दूसरे समीकरण से। तो लगा देंगे s बराबर क्या हो जाएगा? यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s बराबर u का मान 0 इंटू टी का मान 10 प्लस 1/2 ए का मान 4 इंटू 10 का स्क्वायर। 2 से 4 कट गए 2 बार, तो s बराबर 0 प्लस 2 बड़े 10 का वर्ग 100। तो s बराबर 200 मीटर आंसर। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हमें इन समीकरण का यूज करना है। पहला समीकरण हमने क्या पढ़ा था? पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। इसमें v का मान नहीं है इस क्वेश्चन में, ये नहीं लगेगा। और तीसरा समीकरण था b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें b का मान इसमें भी नहीं है तो ये भी नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा? दूसरा। तो दूसरे समीकरण से हमने इस क्वेश्चन का हल कर दिया है। बुक की कुछ एक्सरसाइज के थ्योरिकल क्वेश्चन हैं तो मैं उनके आंसर बोल रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण द्वारा समझाएं। तो विस्थापन
कुछ दूरी तय की गई विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है। हमने बताया था डेफिनेशन में, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करेगी तो एक चक्कर के दौरान क्या होगा, वस्तु अपने प्रारंभिक बिंदु पर ही पहुंच जाएगी। तो ऐसी स्थिति में विस्थापन क्या होगा, शून्य। एक क्वेश्चन देखिए आगे लिखा है, विस्थापन के लिए कौन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, यह शून्य नहीं हो सकता, गलत है, विस्थापन शून्य होता है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक है, गलत है। चाल और वेग में अंतर, हम कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में वस्तु के औसत वेग का परिमाण औसत चाल के बराबर होता है। तो देखिए, यदि वस्तु द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो, यदि वस्तु के द्वारा चली गई दूरी और विस्थापन समान है तो औसत वेग और औसत चाल के परिमाण कैसे होते हैं, बराबर। अगला क्वेश्चन है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो ओडोमीटर वाहनों में वाहनों की चाल एवं चली गई दूरी को मापता है। ओडोमीटर क्या मापता है, वाहनों में वाहनों की चाल एवं चली गई दूरी। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु एक समान गति में होती है तब इसका मार्ग कैसा दिखाई देगा। तो जब वस्तु एक समान गति में चलती है तो इसका पथ एक रेखीय होता है। कैसा होता है, एक रेखीय होता है। अगला न्यूमेरिकल है, हम अगली वीडियो में डालेंगे। 9वां क्वेश्चन, आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे कि वह एक समान त्वरण से गति में है। यदि गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समय के छोटे छोटे से अंतराल के लिए भी हमेशा समान है तो एक समान त्वरण कहलाता है। और दूसरा है असमान त्वरण, तो वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर समय के विभिन्न अंतरालों पर भिन्न भिन्न है तो वह क्या कहलाएगा, असमान त्वरण कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखें न्यूमेरिकल के बाद, किसी वस्तु के एक समान और असमान गति के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होती है। तो समान गति के लिए ग्राफ का स्वरूप सरल रेखा होता है और असमान गति में क्या होता है, यह वक्र होता है। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं, जिसका चाल समय ग्राफ अक्ष के समांतर एक सरल रेखा है। तो यह वस्तु एक समान चाल से गतिशील है क्योंकि इसमें त्वरण का मान शून्य है। वेग समय ग्राफ के नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। तो वेग समय ग्राफ, अभी ग्राफ द्वारा हमने समीकरण निकालना बताया था। तो वेग समय ग्राफ में क्या है, वेग समय ग्राफ में जो नीचे के क्षेत्र से मापी गई राशि है वो क्या है कि इक्वल है दूरी के बराबर है। अभी हमने दूसरे समीकरण में बताया था, वेग समय ग्राफ के नीचे का जो पूरा क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, दूरी के बराबर होता है। लिखा था एस के बराबर, क्षेत्रफल ओ ए बी सी का क्षेत्रफल जो किया था पूरा एस के बराबर रखा गया था, मतलब दूरी के बराबर। अब बुक की एक्सरसाइज में देखेंगे न्यूमेरिकल्स। हैं बाकी सब हम सॉल्व कर देंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, बुक से इस लेसन का अध्ययन करना है बड़ी अच्छी तरह से, और बुक में दिए गए क्वेश्चन के आंसर स्वयं ढूंढने की कोशिश करना है। और हमने तो आंसर बोल ही दिए हैं। इन डेफिनेशंस को लर्न करना है। बुक में हमें डेफिनेशंस मिलेंगी, उन्हें अंडरलाइन करके रखना है। और जो न्यूमेरिकल्स है वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करके पूरे डाल देंगे। तो हमें ध्यान रखना है, लेसन को बड़ी अच्छी तरीके से रीड करना है और इस वीडियो और अपनी बुक के माध्यम से हमें बढ़िया कॉपी तैयार करनी है और उसको क्या करना है, एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है।